बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 8। ये है डेटाबेस कंसेप्ट। ये आपकी क्लास 12th में बहुत एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट एंड फिगर। आपका इसको एफिशिएंटली कैसे मैनेज करेंगे, ये हमारा चैप्टर ये हमें बताएगा। आपका इसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर DBMS। फॉर एग्जांपल, वही जो हम पहले करते आए थे। आपका NCERT की बुक फॉलो करेंगे, इसका स्टैंडर्ड बुक है और यही आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है। तो चैप्टर 8 में सबसे पहले एक बच्चे बड़ा प्यारा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। एक क्लास टीचर अटेंडेंस मार्क करता है। अटेंडेंस रजिस्टर पे क्या करेगा? A करेगा, P करेगा, उसे रजिस्टर में डेटा मेंटेन करेगा, बच्चे का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है और कुछ बेसिक डिटेल उसकी मेंटेन करेगा। बट वही आपका ऑफिस या फिर एडमिशन डिपार्टमेंट क्या करेगा? बच्चे के बारे में बहुत सारी जानकारी आप इकट्ठी करके रखेगा आपका। अब लेकिन है क्या, हर महीने बच्चे का रजिस्टर पे एंट्री करना, सेम चीज़ एडमिशन डिपार्टमेंट में आपका अलग डेटा मेंटेन करना, या फिर बच्चे के बारे में कोई और डिटेल मेंटेन करना कि स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। तो इट मीन्स क्या, अगर इतना सारा डेटा अगर हम आपका पेपर्स पे बनाएंगे तो ये क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत सारे पेपर्स इसमें यूज आपके होंगे। ये पुराने मेथड से जब से कंप्यूटर आया है तो डेटा को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आपका आसान हो गया है आपका। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रहा है आपका कि सपोज टू भी कोई रजिस्टर खो जाए या फिर कोई मिस हैपनिंग हो जाए। जैसे बुक में बता रखा है आपका कि रजिस्टर खो गया, तो उसमें क्या हो सकता है? डेटा आपका लॉस पूरा होने के चांसेस होंगे। आपको फिर दोबारा से वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं मैनुअल डेटा मैनेज करना। लेकिन इसको हम किस में मैनेज करेंगे? कंप्यूटर में मैनेज करेंगे। कंप्यूटर में जो डेटा मैनेज होगा वो हमारे कुछ भी, किसी भी बच्चे के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में, वो सारा डेटा मैनेज अपना कर सकते हैं। और उसको एफिशिएंटली कैसे एक्सेस करेंगे ये हमें बताएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका। इसमें मेनली आपका 2-3 टेबल बना रखी हैं। सबसे पहले क्या आपका स्टूडेंट डिटेल में क्या हो सकता है? आपका रोल नंबर होगा, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी और उसके गार्जियंस होंगे, गार्जियंस के फादर या मदर होंगे आपके। दूसरा होंगे फादर का नाम होगा और उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे और एड्रेस होंगे आपके। तो इन केस अगर बच्चा एब्सेंट है या फिर बच्चे के हमें फादर्स को किसी बारे में इन्फॉर्म करना है, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या होगा? हमारा डेटाबेस को हम अपना मेंटेन करेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है आपका, अच्छा इससे पहले जो डेटा मैनेज करते थे ये तो मैनुअली था, आपका पेपर्स पे लिखेंगे। दूसरा था फाइल सिस्टम में डेटा मैनेज करते थे। फाइल सिस्टम क्या होती हैं आपकी कि अलग अलग फाइल्स बना ली हमने जाके। फॉर एग्जांपल एक्सेल में फ़ाइल बना ली, या फिर आपका पावर पॉइंट पे अगर हम कोई फाइल बनाना चाहते हैं पावर पॉइंट में बना ली, वर्ड में बना ली। तो इससे पहले क्या होता था? फाइल्स बनाई जाती थी अलग अलग टाइप की और उसमें सारी डिटेल्स आपकी होती थी। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट फाइल मेंटेन कर रखी है। उसमें क्या होगा? बच्चे का रोल नंबर होगा, दूसरा क्या होगा? उसका नेम होगा आपका, तीसरा क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, चौथा क्या आपका गार्जियन का नेम है, उसके पिताजी या मम्मी का नाम होगा। उसके बाद क्या होगा? उसका फादर या मम्मी का फ़ोन नंबर हो जाएगा, उसके उसमें लास्ट में उसका एड्रेस हो जाएगा। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट फाइल मेंटेन होगी। उसके बाद अगर इसी को टीचर मेंटेन करेगा तो टीचर क्या करेगा? अटेंडेंस की डेट मेंटेन करेगा, रोल नंबर मेंटेन करेगा बच्चे का और नेम मेंटेन करेगा, और अटेंडेंस का स्टेटस मार्क करेगा, या तो P होगा या फिर A होगा वो बच्चे का। अच्छा, इसके बाद ये थी आपकी नॉर्मल फाइल सिस्टम आपका। लेकिन लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम में क्या है इसमें कि एक तो डिफ़िकल्टी टू एक्सेस है कि फॉर एग्जांपल किसी को हमने फाइल किस में बनाई? अगर आपकी एक्सेल में बनाई, लेकिन कोई इसको पावर पॉइंट फॉर्म में मांग रहा है तो क्या होगा? उसको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होगा। इट इज़ डिफ़िकल्टी टू एक्सेस। दूसरा, डेटा रिडंडेंसी। एक ही बच्चे का नाम 4-5 फाइल पे आपको जगह जगह बार बार मिलेगा। तीसरा होता है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। हो सकता है, जैसे मैं कई बार आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्रिकेट वाला, कि बच्चे का नाम क्लास में से तो डिलीट हो गया, नाम कट गया, लेकिन अगर उसका क्रिकेट टीम में चला हुआ है तो ये क्या होगा? डेटा मिसमैच होगा, या फिर क्या हो जाएगी? इसकी डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है? डेटा आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होगा? जो डेटा है ना, हर सपोज भी ना,
हर डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, कहीं एक्सेल में बना हुआ है या फिर कई अलग अलग फॉर्म में डेटा आपका बना हुआ है, उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम हमें हो सकती है डेटा का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना होने की वजह से। उसका डेटा डिपेंडेंस, हर एक डेटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। वही क्रिकेट वाला एग्जांपल, अगर मैं एक जगह से डेटा अगर डिलीट करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या होगा, दूसरी जगह से भी डेटा हमारा डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका कंट्रोल डेटा शेयरिंग। टीचर्स के लिए डेटा का व्यू कुछ और होगा, बच्चों के लिए कुछ और होगा। बच्चों को क्या देखना होगा, सिर्फ अपनी अटेंडेंस, अगर एग्जाम की डेट शीट और टाइम टेबल और उसके मार्क्स, ये सब देखना होगा। जबकि टीचर्स के पास क्या होंगी, उसकी सारी डिटेल हमें एक्सेस में अवेलेबल होंगी। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा कि डेटा को एफिशिएंटली हमारा मैनेज करेगा आपका। हम रिलेटेड डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा, डेटाबेस सिस्टम ये कहता है कि एक्चुअल में कैसे हो रहा है, कंप्यूटर में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ जो काम का पार्ट है वो उसमें दिखाई देगा। हर एक के लिए अलग अलग होगा। जो उसको बनाएगा डेटाबेस को, उसके लिए उसको अलग दिखाई देगा। टीचर्स को डेटाबेस अलग दिखाई देगा। बच्चों के लिए क्या होगा, वो अलग आपको दिखाई देगा। अच्छा, इसके जो सबसे कॉमन एप्लीकेशंस हैं डेटाबेस के, सबसे पहले कहाँ पे आपका बैंकिंग में है, दूसरा क्रॉप लोन में। बैंकिंग में जो सारा अकाउंट खोलते हैं, पैसे निकालते हैं, एटीएम मैनेज करते हैं, ये किस में होगा, आपका डेटाबेस से मैनेज होता है। दूसरा लोन सिस्टम होता है किसानों के लिए, उसमें आपको किसान को क्रेडिट कार्ड देना है और किसान को कुछ सब्सिडी देनी है, तो ये सब किस में मेंटेन होगा, आपका किसान का मैनेज जाएगा। तीसरा होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कितना हमारे पास प्रोजेक्ट है, कितना प्रोडक्ट है और कितना हमने बेच दिया, कितना हमारे पास बचा हुआ है। उसके बाद क्या होता है आपका ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग सबसे कॉमन चीज़ है जो बच्चे हमारे समझते होंगे इसमें। उसके बाद क्या होगा आपका फाइल सिस्टम टू डीबी में सबका। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये जो फाइल जो हमने बनाई थी, अलग अलग फाइल बनाई थी, हम इसे किस में मेंटेन करेंगे, डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में मैनेज करेंगे आपका। तो इसके लिए क्या करोगे आप, हम 3 अलग अलग टाइप की स्कीमा बना लेंगे, या फिर अभी आप स्कीमा बोल लो आप। 3 फाइल्स बना ली हमने। सबसे पहले एक हमने स्टूडेंट की फ़ाइल बनाई। स्टूडेंट की फ़ाइल क्या होंगी आपकी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड गार्जियन आईडी। ये क्या गार्जियन आईडी क्या है, इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर हम एक ही क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों भाई हैं, तो उनके अगर पापा या पेरेंट्स मम्मी पापा सेम है, तो वो क्या होगा, 2 जगह एंट्री होगी उनकी डिटेल की। जबकि अलग अलग जब बना लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने गार्जियन आईडी बनाई, तो अगर रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट गार्जियन आईडी होगी। अगर एक ही गार्जियन आईडी पे हम एक से ज़्यादा डेटा हम अपना स्टोर कर सकते हैं अलग फाइल्स में। तो ये 2-3 आपकी 3 फाइल हो गई आपकी। सबसे पहले स्टूडेंट की होगी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियन आईडी। उसके बाद क्या होगा, गार्जियन में क्या होगा, पेरेंट्स के बारे में क्या बना दी हमने, गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फ़ोन, गार्जियन एड्रेस। उसके बाद क्या हो गया, अटेंडेंस में अटेंडेंस की डेट होगी, रोल नंबर हो गया और आपका अटेंडेंस का स्टेटस हो गया, आइदर पी और एब्सेंट आपका। तो अच्छा, स्नैपशॉट क्या होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे डेटाबेस की क्या क्या वैल्यू हमारी हो सकती हैं, वो आपको दिखा रहे हैं जाके आपका स्नैपशॉट। ये हमारा डेटा हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, कुछ हम सैम्पल डेटा यहाँ पे भर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छा, इसमें गार्जियन की आईडी जैसे एक में तस्लीम साहब में नहीं दे रखी, तलीम साहब में नहीं दे रखी, तो ये क्या करोगे आप, यहाँ से इसको हटा दोगे। अब गार्जियन आईडी में यहाँ पे अपनी डिटेल भर सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा गार्जियन है तब भी वहाँ पे डिटेल आपकी रिपीट नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद आते हैं डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या होती है आपकी, कि बेसिक जो हमारा डेटाबेस है वो हमारा क्या है, हमें बेसिक डेटाबेस कैसे कैसे, मतलब कैसा कैसा स्ट्रक्चर हमारे डेटाबेस का बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे, क्या हो सकती है, क्लास हो सकती है, और क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे और आपके टीचर्स हो सकते हैं। ये सारी डिटेल आपकी मेंटेन होगी यहाँ पे। उसके बाद होती है डेटा कंसेंट। कैसा कैसा डेटा ले सकता है, स्टूडेंट का नाम क्या होना चाहिए हमारा, कि बच्चे का नाम किस में आपका अल्फ़ाबेटिकल होना चाहिए, कोई नंबर्स में नाम आपका नहीं होना चाहिए। मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये क्या बोलता है, डेटा अबाउट डेटा, कि डेटा के बारे में डेटा। इसको है ना, यूजर से कोई मतलब नहीं होता, जो डेवलप करता है वो उसको जानकारी होनी चाहिए कि जो डेटा है उसके बारे में हम क्या क्या हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं अपना। दैन डेटाबेस इंस्टांस होते हैं, किसी एक मोमेंट पे उस पूरे डेटाबेस की वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हो
तो आपके अकाउंट नंबर जैसे ही बैंक में कोई कलर या कैशियर डालेगा, उस पर क्या हो जाएगी, आपकी पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है और आपका बैलेंस कितना है। इट इज़ नोन एज डेटाबेस इंस्टेंस आपका। इसके बाद आता है क्वेरी। क्वेरी होती है कि हम कोई मैसेज करेंगे डेटाबेस को जिससे हमें रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन निकल आए। फॉर एग्जांपल मैं गया कि बच्चे की अटेंडेंस चाहिए मुझे 2 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक बच्चा कितने दिन स्कूल आया है, तो ये क्या होगी, आपकी क्वेरी होगी। डेटा मैनिपुलेशन क्या होती है, अगर बच्चे की मैंने अटेंडेंस निकाल ली, देन उसका मैं ग्राफ बना सकता हूँ, देन उसका चार्ट बना सकता हूँ, बच्चा कितना प्रेजेंट है, कितना हमारा एब्सेंट है, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट। अच्छा, लास्ट में होता है डेटाबेस इंजन। ये क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको डेटाबेस मैनेज करता है, वो हमें दिखाई नहीं देते, ये जो बनाता है डेटाबेस उसके लिए यूजफुल होते हैं उसके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल आपका, ठीक है। तो ये रिलेशनल डेटा मॉडल, चलो बच्चों इसको हम नेक्स्ट आगे फिर बताएंगे दोबारा।